हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जी तो अपन क्लासेस। आज अपन क्लास 10th जो इंग्लिश है उसके अंदर अपन बात करने वाले हैं। जो सेकंड चैप्टर है उसका फर्स्ट फ्लाइट का, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, जिसके राइटर ये खुद है, नेल्सन रोली हलाला मंडेला। ठीक है, लाइन बाय लाइन अपन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास में मैंने आपको क्या किया, साथ में थोड़ी सी क्लास आपको अच्छी लगे, स्टोरी समझ में आए, तो मैं इमेज आपको साथ में दे रहा हूँ ताकि आपको स्टोरी को समझने में आसानी मिले। ठीक है, और ये जो स्टोरी है ये जैसे अपनी स्टोरी चल रही है उसी के अकॉर्डिंग ये इमेज आपको है और बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि इमेज है ना स्टोरी को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। कभी कभी क्या अपने को लाइन अपनी याद नहीं रहती, लेकिन ये चीजें जब अपन देखते हैं आंखों से तो एग्जाम में क्या होती है कि ये फोटो अपनी याद आती है, तो उससे स्टोरी अपने समझ में आ जाती है। तो मैंने कोशिश की है आपको थोड़ा आपके लिए टॉपिक आसान कर पाऊँ। और ऐसे ही जितने भी अब आगे टॉपिक आने वाले हैं सभी में आपको इमेज मिलेगी, और कैसी लगती है आपको, ये हेल्प करती है कि नहीं करती सीखने में, तो आप जरूर कमेंट करके बताएं मेरे को। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसके खुद ये राइटर है नेल्सन। इसका जो फुल नाम, इनका क्या नाम है, ये ऑथर है खुद। इनका फुल नाम क्या है? नेल्सन रोलिहलाला मंडेला। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। पढ़ने से पहले अपन ये कुछ चीजें दे रखी हैं तो इनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट दे रखा है अपार्थाइड। इसका मीनिंग क्या होता है ये मैंने यहाँ दे रखा है आपको। रंग भेद। रंग भेद का मतलब क्या होता है? जो व्हाइट लोग हैं वो ब्लैक लोग के साथ क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं। यानी गोरे लोग काले लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, यानी रंग के आधार पर भेदभाव। समझ में आ गया? तो बात करते हैं, अपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अब इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि जो रंग भेद है वो एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को उनकी जाति के अनुसार अलग करती है। कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो एड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? यानी कि क्या आप कह सकते हैं कि जो नीचे नाम दिए हुए हैं, तीन नाम दिए हुए, तीन कंट्रियों के नाम दिए हुए हैं नीचे, बिलो यानी नीचे ये दे रखे, एक, दो और तीन। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा है साउथ अफ्रीका, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। ये तीन नाम दे रखे हैं। तो आप इनमें बता सकते हो कि अभी हाल ही के अंदर जो राजनीतिक व्यवस्था थी कैसी वाली? रंग भेद वाली। यानी कि रंग भेद की जो व्यवस्था थी वो कौन सी कंट्री के अंदर थी? तो वो थी साउथ अफ्रीका के अंदर। तो अपन ये साउथ अफ्रीका की स्टोरी पढ़ने वाले हैं, तो इसके अंदर थी ये चीज। ठीक है। सेकंड पॉइंट दे रखा है, हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? यानी कि क्या आपने जो नेल्सन मंडेला है उसका नाम सुना है या उनके बारे में जाना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मंडेला है और उसकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने जो क्या किया, अपने पूरे जीवन जो रंग भेद के खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी थी। ठीक है। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। यानी जो मंडेला है वो 30 साल तक जेल में रहे थे, यानी उनको 30 साल जेल में बिताने पड़े थे। फाइनली आखिरकार डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। और आखिरकार क्या होता है कि जो साउथ अफ्रीका है वहां पर डेमोक्रेटिक चुनाव होते हैं, यानी कि लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं, और मंडेला वहां के राष्ट्र के क्या बनते हैं? पहले काले राष्ट्रपति बनते हैं वहां पर। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीका के। समझ में आया? यानी कि 1994 के अंदर साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं, तो वहां पे उनकी पार्टी जीत जाती है, और इस वजह से वहां पर जो मंडेला है वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीका के। ठीक है, साउथ अफ्रीका में पहले रंग भेद ज्यादा ही होता था वहां पे। रंग के आधार पर लोगों को ट्रीट किया जाता था। जो गोरे लोग हैं वो काले लोगों को क्या करते थे, उनके जो हक और अधिकार है वो उनको देते नहीं थे पूरे। ठीक है। इन दिस एग्जैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है जो इन्होंने बता रखी है। कौन सी थी? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या बता रखा था? मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन, द इनोग्रेशन। यानी कि मंडेला जो है वो क्या कहते हैं कि जिनका ऐतिहासिक अवसर था, हिस्टोरिक ओकेजन, वो क्या था? द इनोग्रेशन। यानी कि शपथ ग्रहण का जो समारोह होता है, यानी कि जब भी कोई पार्टी चुनाव जीतती है तो उनका क्या होता है? इनोग्रेशन होता है, यानी कि उनको शपथ दिलाई जाती है। उनकी जो भी उनका जो भी पद होता है उस पद के लिए उनको क्या दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है, उसके लिए इनोग्रेशन होता है, उनका सम्मान समारोह होता है। ठीक है।
कैन यू गैस वोट द ओकेजन माइट बी? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अनुमान मतलब वो अवसर क्या हो सकता है? यानी कि चेक योर गैस विद द न्यूज आइटम फ्रॉम द बीबीसी ऑफ 10 मई 1994। यानी कि आप अनुमान लगाओ कि ऐसा अवसर क्या हो सकता है और ये क्यों हो रहा है। और इसका अनुमान किसके आधार पर लगाना है आपको? जो बीबीसी का जो न्यूज चैनल है, उसने एक आर्टिकल दिया था 10 मई 1994 को। उसकी एक रिपोर्ट है, वो अभी अपन आगे देखेंगे, तो उसको पढ़ के आपको अनुमान लगाना है कि इसमें जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या अवसर है, किस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो वो जो न्यूज आर्टिकल है वो ये रहा, इसके बारे में बात करते हैं। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। जो मंडेला है वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। प्रेसिडेंट आप जानते हो, राष्ट्रपति। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। यानी कि नेल्सन मंडेला है जो 3 शताब्दी 300 सालों तक से उससे भी ज्यादा समय तक वहां पर किसका राज था? अंग्रेजों का था, यानी गोरे लोगों का राज था। उसके बाद जो नेल्सन मंडेला है वो वहां के साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, मिस्टर मंडेला आज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वोन 252 ऑफ द 40 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। तो क्या होता है, इनकी एक पार्टी होती है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। वो क्या करती है, 400 के अंदर इनकी टोटल सीट कितनी होती है? 400, उनमें से 252 सीटें आती है ANC के। ANC कौन किसकी पार्टी है? मंडेला की पार्टी। अपने जो नेल्सन मंडेला है उनकी पार्टी, वो 252 सीटों पर क्या कर लेती है, जीत हासिल कर लेती है। और उनके बाद इनकी पार्टी जो है वो जीत हासिल करने के बाद इनको प्रेसिडेंट बनाती है। ठीक है, और ये जो साउथ अफ्रीका के जो इतिहास में ये पहली बार होता है। ठीक है, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। अब ये बता रहा है कि जो जो जगह है ये प्रिटोरिया, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका की क्या है, कैपिटल है। जैसे इंडिया के अंदर दिल्ली होता है वैसे। ठीक है, ऐसे ही इन जो अपने पार्लियामेंट है, ऐसे ही इनकी जगह है यूनियन बिल्डिंग्स। कौन सी है? यूनियन बिल्डिंग्स। उसमें एक जगह है एम्पी थिएटर। अब एम्पी थिएटर क्या होता है, मैं उसकी इमेज दिखाता हूँ आपको ताकि आपको हेल्प करेगी। ऐसा होता है एम्पी थिएटर। ठीक है, जिसमें सीढ़ियाँ एक के ऊपर एक के ऊपर एक होती है, जैसे अपने सिनेमा हॉल में आपने देखी होगी। ठीक है, और ऊपर इसके छत नहीं होती, राउंड शेप में होता है, गोलाकार शेप में होता है। ऊपर इससे खुला रहता है। और इसमें जो डिजाइन बनी हुई रहती है, ये जो जो पत्थर भी लगे हैं, मिट्टी के जैसे पत्थर हैं इसके अंदर। एक तरीके से मिट्टी का कलर के आकार का है ये। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा, इमेज आपको खूब हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये एम्पी थिएटर है। द इनॉग्रेशन टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया टुडे। ये क्या कह रहा है, जो उनका जो शपथ ग्रहण समारोह है प्रिटोरिया के जो यूनियन बिल्डिंग्स है उस एम्पी थिएटर में वहां हुआ। ठीक है, attended by the politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। अभी क्या कर रहा है, जिसमें 140 से अधिक देशों के राजनेता और गणमान्य व्यक्ति होते हैं वो वहां पर आते हैं। 140 से अधिक देशों के लोग। ठीक है, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनोदर सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। अब नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि कभी भी फिर कभी भी नहीं होगा ऐसा। क्या नहीं होगा? यह सुंदर भूमि जो है, जो एक दूसरे के द्वारा उत्पीड़न का अनुभव करेगी, ऐसा कभी नहीं होगा कि इस जो साउथ अफ्रीका की धरती के ऊपर फिर कभी भी किसी भी इंसान के साथ उत्पीड़न नहीं होगा, जैसा इन्होंने महसूस किया था, एक्सपीरियंस किया था अपनी लाइफ के अंदर। इनके जो रंग के आधार पर उनके साथ क्या अत्याचार होते थे, कैसे इनको रखा जाता था वहां पर, क्या इनके हक अधिकार होते थे, उन सब के लिए ये कह रहे हैं कि अब आगे किसी के इंसान के साथ भी ऐसा भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, जुबिलेंट सीन ऑफ द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द ceremony with blacks, whites and colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and dance with joy। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, जुबलीट सीन यानी कि उल्लासपूर्ण दृश्य ऑन द स्ट्रीट गलियों में प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स। यानी कि ये कह रहा है कि जो समारोह हो रहा था उसके बाद क्या होता है, प्रिटोरिया की जो सड़कें हैं उनके ऊपर जश्न के जो है दृश्य देखने को मिलते हैं। और क्या मिलते हैं? ब्लैक्स एंड वाइट्स एंड कलर्ड। यानी कि ब्लैक जो काले लोग हैं, व्हाइट यानी जो गोरे लोग हैं, और कलर्ड का मतलब हो गया
ना तो वो ब्लैक है ना वो काले हैं, यानी कि बीच वाले, जैसे अपने इंडियंस है ना ब्लैक है ना काले हैं, यानी कि मीडियम जो कलर है वैसे। तो सभी प्रकार के लोग वहां पर क्या करते हैं, एक साथ यानी टुगेदर एक साथ क्या करते हैं, वो जश्न मना रहे होते हैं गलियों पर, रोड के ऊपर। मोर देन, और कितने लोग होते हैं, 1 लाख से अधिक साउथ अफ्रीका के, क्या कौन कौन होते हैं वहां पर, मैन यानी पुरुष, वुमेन औरत, और उनके बच्चे, जो साथ में क्या कर रहे होते हैं, गा रहे होते हैं और डांस कर रहे होते हैं आनंद के साथ। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रिटोरिया का जो जगह होती है, उसकी जो गलियां हैं, उनकी जो सड़कों पे क्या होता है, जश्न देखने को मिलता है जब ये चुनाव जीत के आते हैं। तो जब ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं ना, तो उसके बाद गलियों के अंदर जश्न का माहौल रहता है वहां पर। काले गोरे और सभी प्रकार के लोग एक साथ जश्न मनाते हैं, और इतनी भीड़ होती है, 1 लाख से ज्यादा साउथ अफ्रीकन लोग होते हैं वहां पर, जिसमें आदमी औरत और उनके बच्चे एक साथ गा रहे होते हैं और एक साथ डांस कर रहे होते हैं आनंद के साथ। ठीक है। अब बात करते हैं अपने चैप्टर की, जहाँ से अपनी स्टोरी ये शुरू हो रही है। ठीक है। 10th मई डाउन ब्राइट एंड क्लियर, बात कब की है, 10 मई की, 10 मई 1994 की। ठीक है। 10 मई 1994 की बात है। डाउन ब्राइट एंड क्लियर, यानी कि 10 मई की जो सुबह है वो कैसी होती है उनके लिए, उज्जवल और साफ रोशनी वाली। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली डिजाइंड बाय dignitaries and world leaders who were coming to the pay their respect before the inauguration। यहाँ से यहाँ तक का अपन इसका एक साथ देख लेते हैं। यानी कि ये कह रहा है, इसको शुद्ध आराम से बताता हूँ, पिछले कुछ दिनों से मैं सम्मान देने के लिए, मुझे सम्मान देने के लिए, जो आने वाले जो गणमान्य व्यक्ति थे या विश्व के नेता यानी वर्ल्ड लीडर्स, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए इनॉग्रेशन से पहले आ रहे थे, यानी उनके शपथ जो ग्रहण समारोह था उससे पहले आ रहे थे। ठीक है। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सोइल। अब ये क्या कर रहा है, जो शपथ ग्रहण समारोह था वो दक्षिणी अफ्रीका की धरती पर जो अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन था। इंटरनेशनल लीडर्स, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का, यानी कि देश विदेश के अलग अलग नेता आए हुए थे। देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये गोरे आ गए इधर, तो ये मतलब अलग अलग कंट्रियों के लीडर है ये सारे के सारे। तो इनके सम्मान समारोह में आए हुए थे, और खूब सारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। कहाँ पर है ये घटना कहाँ की है, साउथ अफ्रीका की। ठीक है। आगे बात करते हैं। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। अब जो सेरेमनी होती है, यानी कि सम्मान समारोह जहाँ हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, यानी कि जो यूनियन बिल्डिंग है, यूनियन बिल्डिंग कहाँ, प्रिटोरिया के अंदर। प्रिटोरिया क्या है, साउथ अफ्रीका की कैपिटल है। प्रिटोरिया किसकी कैपिटल है, साउथ अफ्रीका की। जैसे अपने इंडिया में दिल्ली कैपिटल है और वहाँ का जो पार्लियामेंट है, वैसे ही साउथ अफ्रीका में प्रिटोरिया के अंदर यूनियन बिल्डिंग्स है। उसके अंदर एक जगह है एम्पी थिएटर। और एम्पी थिएटर के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था, ये ऐसा होता है एम्पी थिएटर जिसमें छत नहीं होती है। और ये इसकी डिजाइन कैसी है, लवली सैंडस्टोन, यानी सैंडस्टोन से बना हुआ है। तो सैंडस्टोन मतलब मिट्टी के आकार, कलर होता है ना मिट्टी का कलर, वैसे यानी भूरे कलर के जो पत्थर होते हैं उससे बनाया हुआ है ये। ठीक है। अफ्रीका के अंदर की है ये। तो यहाँ सामने ऐसे मान लो, ये जो यहाँ की जो फोटो दे रखी है वो यहाँ से स्टार्ट, ऐसे समझ लो इस जगह ये खड़े हैं सारे के सारे, और इन चारों तरफ में यहाँ पे पब्लिक खड़ी है, और ये साथ में इसके जो इंटरनेशनल जो लीडर्स हैं वो खड़े हैं। तो इस जगह हो रही है ये। तो कहने का मतलब है, जो समारोह है वो प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स द्वारा बनाए गए सुंदर सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में हुआ। ठीक है। फॉर डिकेड्स दीज हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। अब ये क्या कह रहा है कि जो कई दशकों से जो यहाँ पर कौन लोग बैठते थे, व्हाइट सुप्रीमेसी वाले लोग बैठते थे, यानी कि गोरे लोगों का वर्चस्व था यहाँ पर। ठीक है। एंड और नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। और अब क्या है यहाँ पर, अब दक्षिणी अफ्रीका में जो पहली बार लोकतांत्रिक और गैर जातीय सरकार की स्थापना हुई है, तो वहां पर अलग अलग मतलब लोग आए हुए हैं, अलग अलग, यानी काले भी हैं, गोरे भी हैं, और जो मीडियम है, मतलब अलग अलग कंट्री से लोग आए हुए हैं, अलग अलग देशों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं फिलहाल। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और ये क्यों आए हुए हैं कि साउथ अफ्रीका में जो पहली बार डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल जो गवर्नमेंट बन रही है उसके इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, यानी कि उसके सम्मान समारोह में आए हुए हैं, यानी पहली बार ये सरकार बनी है इनकी। ठीक है। इस वजह से आए हुए हैं यहाँ पर। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी। अब ये इसकी पुत्री है जेनानी। ठीक है। और कब की बात कर रहा है, ऑटम की, शरद ऋतु। यानी कि ये कह रहा है कि उस सुंदर शरद ऋतु के दिनों में
मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ था। इसकी बेटी कौन थी? जेनानी। ऑन द पोडियम। अब ये क्या बात आ रही है आगे? जो पोडियम है उसके ऊपर कौन आता है सबसे पहले? मिस्टर डी क्लार्क was first sworn in as second deputy president। ठीक है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले शपथ लेने के लिए कौन आता है? स्वर्ण का मतलब शपथ। पहले किसकी शपथ होती है? सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, यानी कि डेप्यूटी प्रेसिडेंट का मतलब होता है उपराष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति के नीचे कौन होगा? उपराष्ट्रपति। और इनके यहाँ क्या होता है? पहले होता है प्रेसिडेंट, आपको बता देता हूँ। सबसे ऊपर होता है प्रेसिडेंट, फिर होता है फर्स्ट डेप्यूटी यानी कि पहला उपराष्ट्रपति, फिर इसके बाद होता है दूसरा। ठीक है, यानी कि दो उपराष्ट्रपति हैं, जिसमें ये जो सेकंड वाला है ये कौन है? मिस्टर डी क्लर्क। ठीक है, ये सबसे पहले आते हैं शपथ लेने के लिए। ये चीज ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। और फिर दूसरा फर्स्ट पे कौन, इसके बाद कौन आता है? जो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनते हैं वो शपथ लेते हैं, और वो कौन है? वो आगे देखो, ये है थंबो मेबकी। ये है वाज शोन इन द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। फिर इनके बाद जो पहले उपराष्ट्रपति है वो शपथ लेने के लिए आते हैं, और वो कौन होते हैं? थंबो मेबकी। तो ये ध्यान रखना, थंबो मेबकी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। When it was my turn, जब मेरी बारी आती है। आई प्लीज, अब खुद ये कौन है? ये प्रेसिडेंट अपने कौन है? नेल्सन मंडेला। कौन है? नेल्सन मंडेला। इन दोनों के बाद जो शपथ लेते हैं वो कौन लेते हैं? ये अपने नेल्सन मंडेला लेते हैं। तो ये ध्यान रखना, पहले कौन लेता है, बाद में कौन लेता है। तो पहले सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट लेता है मिस्टर डी क्लर्क, और उसके बाद लेते हैं फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन है? थंबो मेबकी। और लास्ट में कौन लेते हैं? प्रेसिडेंट जो अपने कौन है? नेल्सन मंडेला। ठीक है, ये बोलते हैं आई प्लीज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। अब यहाँ तक का इसका देखो, जब इनकी बारी आती है तो ये बोलते हैं जब मेरी बारी आई मैंने संविधान का पालन करने और उसे बनाए रखने की शपथ ली। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बनाए रखने के लिए और उसकी पालना करने के लिए उन्होंने क्या की? शपथ ली। ठीक है, और खुद को, माई सेल्फ, खुद को डिवोट किया किसके लिए? रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, यानी कि खुद को गणराज्य और उसके लोगों के कल्याण के लिए समर्पित करने का इन्होंने क्या किया? वादा किया। ठीक है, टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड। अब ये कह रहे हैं कि जो उपस्थित मेहमान है और जो दुनिया इनको देख रही है, उन्होंने उनको क्या कहा? वो नीचे ये अपना जो भाषण है वो दे रखा है। जो दुनिया इनको देख रही है और जो आए हुए लोग हैं उनको ये क्या बोलते हैं वो याद दे रखा है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर्म ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। अब ये बोल रहे हैं आज हम सभी अपनी उपस्थिति से यहाँ जो नई नई जो हमें स्वतंत्रता मिली है उसको, स्वतंत्रता जो मिली है इनको नई, उसके लिए क्या करते हैं? ये होप यानी उम्मीद करते हैं, और ग्लोरी यानी जो उसकी जो आशा होती है और उसको जो गौरव है वो प्रदान करते हैं। ठीक है, out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all human will be proud। अब यहाँ से यहाँ तक का देखो, अब ये क्या बोलता है कि ये कहता है कि बहुत लंबे समय तक इनके साथ क्या, इन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया था कि जो इंसानों के साथ जो रंग भेद होता है काले गोरों का, इन्होंने लंबे समय तक उसका एक्सपीरियंस लिया था। उन्होंने, उनको अनुभव है। तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि अब ऐसा समाज जन्म लेना चाहिए जिस पर पूरी मानवता को गर्व हो, यानी कि इंसानों के साथ रंग भेद नहीं हो। ठीक है, वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो। अब ये क्या कह रहे हैं? हम जो लोग कुछ समय तक अपने क्या थे? अपराधी थे। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सोइल। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि कुछ समय तक हम सारे क्या थे? अपराधी थे। लेकिन आज जो अपने देश की धरती है उस पर विश्व के जो लोग आए हुए, राष्ट्रों की जो मेजबानी हुई है, यानी कि जो अलग अलग लोग, जो कंट्री है उसके जो लीडर आए हुए हैं वो कहाँ आए हुए हैं? जो साउथ अफ्रीका की जो धरती है उसके ऊपर आए हुए हैं। उनको क्या है? उसका एक सम्मान मिल रहा है। कैसा मिल रहा है उनको? रेयर प्रिविलेज, यानी कि दुर्लभ सम्मान मिल रहा है इनको होस्ट करने का। ठीक है, we thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people
of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। तो अब ये ध्यान रखना, ये क्या कह रहे हैं कि अपने सभी जो भी सम्माननीय अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आए हैं उनको धन्यवाद करते हैं। विथ थैंक टू ऑल, यानी कि इनके पास जितने भी सम्मानजनक जो अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आए हुए उनको क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं आने के लिए। फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, और क्या कहते हैं उनको, जो हमारे देश के लोगों के साथ क्या करें, जो न्याय है, विक्ट्री जस्टिस न्याय के लिए, पीस शांति के लिए, और उसके अलावा जो मानव की जो गरिमा होती है, ह्यूमन डिग्निटी, उसके लिए, उसको बनाने के लिए, यानी कि उसकी जीत में भागीदार बनने आए हैं। अब इसको शुद्ध समझ लो, एक लाइन में समझा देता हूँ पूरा। यानी कि नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि अपने जो भी सभी सम्मानीय या प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेहमान को धन्यवाद देते हैं, जो हमारे देश के लोगों के साथ न्याय, शांति और मानव गरिमा की जीत में भागीदार बनने आए हैं। ठीक है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, यानी कि ये कह रहे हैं कि हमने आखिरकार अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली। इसका मतलब होता है मुक्ति। ठीक है, हमने आखिरकार राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली। वी प्लीड अवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल ओवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ poverty, deprivation, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की, ये कह रहे हैं कि हम अपने सभी लोगों को गरीबी और जो ये गरीबी और जो अपहरण है, यानी किडनैपिंग वगैरह होती है, ये सब, और इसके अलावा जो दुख होते हैं उनके दुख, और जो जेंडर, लिंग और अदर डिस्क्रिमिनेशन, और लिंग और अन्य जो भेदभाव है उनकी जो भी बेड़ियां हैं उनसे मुक्त करने का संकल्प लेते हैं। ठीक है। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। अब ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सुंदर भूमि है इसके ऊपर कभी भी किसी के द्वारा दूसरे पर अत्याचार का अनुभव नहीं किया जाएगा। ये ऐसा कुछ शपथ ले रहे हैं, उस टाइम पर ये चीजें अपने भाषण में बोल रहे हैं। द सन shall never set on so glorious a human achievement। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पर, जो गौरवशाली मानव उपलब्धि है उन पर सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेज एंड गॉड ब्लेस अफ्रीका, और लास्ट में कहते हैं स्वतंत्रता का राज हो और गॉड ब्लेस अफ्रीका, यानी कि भगवान अफ्रीका को आशीष दे। ठीक है। तो ये है इसका जो भाषण है, जो नेल्सन मंडेला अपने भाषण में बोलते हैं। और ये देखो यहाँ पर ये वर्ड दे रखा, नेवर नेवर अगेन, और ये अपने इमेज है, और यहाँ पे ये पब्लिक इनको सुन रही है। तो ये इतना जो अपन ने पढ़ा इस पैसेज के अंदर, ये जो अपने पास दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग ये इमेज आपको कैसी लगी आप जरूर बताना। मैच कर रही है कि नहीं कर रही, कैसा लगा आपको सीखने में, थोड़ा आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा, वो सब अपनी जो भी आपकी कमेंट है वो जरूर करके बताएं मेरे को। ठीक है, आगे देखते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troops carriers roared in perfect formation over the Union buildings। यानी यूनियन बिल्डिंग के ऊपर जब एक थोड़ी देर बाद में ऊपर अपनी आंखें उठा के देखते हैं, तो जो साउथ अफ्रीका की जो जेट है, हेलीकॉप्टर है, ट्रूप्स है, वो क्या करते हैं, परफेक्ट अपने जो ऑर्डर के अंदर क्या करते हैं, वो उनके ऊपर से उड़ते हैं, यानी गरजते हैं, मतलब ये जाते हैं इनके ऊपर से, एक साथ निकलते हैं। ये देखो सारे जा रहे हैं ना एक साथ, ऐसे इस पोजीशन में जाते हैं। इट वाज नॉट ओनली a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected। अब यहाँ तक का इसका एक साथ देख लो। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, इट वाज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स। अब यहाँ तक देखो इसका, ये कह रहा है कि ये केवल पिन पॉइंट सटीकता और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, ये यानी कि ये कोई सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं था अकेला, ये क्या था, लेकिन ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री एंड लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, टू ए न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। अभी कह रहा है कि लेकिन ये क्या है, बल्कि क्या है, ये एक लोकतंत्र के प्रति सेना की जो वफादारी है उसका प्रदर्शन था, और जो नए सरकार के प्रति जो बोलते हैं ना कि सेना क्या है, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनी गई है, तो उसका वो सम्मान कर रही है। यानी कि उनकी जो आर्मी है
और नेल्सन मंडेला की जो सरकार बनी है उसके प्रति वो अपना क्या दिखा रही है, वफादारी दिखा रही है कि सेना उनके पूरी तरीके से साथ है, हर तरीके से उनके साथ काम करेगी, साथ मिलकर काम करेगी। एक तरीके से ये इसका इतना मतलब निकला, ठीक है। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medals from days gone by saluted me and pleased their loyalty। अब यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ लाइन बड़े हैं, टेक्स्ट बड़े हैं, कोई बात नहीं, अपने इसको इजी वे में समझेंगे। तो ये बोल रहे हैं यहाँ से, ये ओनली मूवमेंट से लेके अपन देयर लॉयल्टी तक देखते हैं। यानी कि ओनली मूवमेंट्स बिफोर यानी कुछ क्षण पहले द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस, यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका का जो रक्षा बल का और जो पुलिस के जो सर्वोच्च जनरल होते हैं, ठीक है, उनकी जो छातियां, डियर चेस्ट, उनकी छातियों पर क्या लगे हुए हैं, रिबन और मेडल लगे हुए हैं उनके चेस्ट के ऊपर, उनकी ड्रेस के ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि वो मुझे क्या याद दिला रहे हैं, पुराने दिनों की याद दिला रहे हैं, ठीक है। पहले ये क्या किए थे, इनको 30 सालों तक इनको अरेस्ट करके रखे थे जेल के अंदर, और आज ये क्या कर रहे हैं, इनको सल्यूट कर रहे हैं, प्लीज कर रहे हैं उनकी लॉयल्टी के ऊपर। का मतलब ये है सीधा सीधा कि जो इनके जो रक्षा बल है, डिफेंस आर्मी है, डिफेंस फोर्स है और पुलिस है, उनके जो उच्च अधिकारी आए हुए हैं, उनकी जो चेस्ट है, उन यानी उनकी चेस्ट का मतलब उनकी जो ड्रेस है, उनके ऊपर क्या लगे हुए, रिबन लगे हुए, मेडल लगे हुए। तो उनके जो पुराने दिन याद आ गए कि कोई टाइम था जो इनको ये अरेस्ट करके रखे थे, जेल में रखे थे, और आज ये क्या कर रहे हैं, इनको इनके द्वारा इनको क्या किया, सल्यूट किया जा रहा था। तो ये खुद सल्यूट कर रहे हैं, वाई सल्यूटेड मी एंड प्लीज दियर लॉयल्टी, और उनकी वफादारी है मेरे प्रति, तो वो उनको क्या कर रहे हैं, सल्यूट कर रहे हैं, यानी उनको सलाम कर रहे हैं, ठीक है। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। अब ये बात आएगी ना आगे जो मैं बता रहा था, क्योंकि ये इस चीज से अनजान नहीं थे कि कुछ साल पहले वे उनको सलाम नहीं करते थे, बल्कि उनको गिरफ्तार कर लेते थे। ये इतनी सी बात है ना, आई वॉज नॉट, यहाँ से लेकर अरेस्टेड में तक, यानी ये कह रहे हैं कि कुछ साल पहले ये मेरे को सलाम नहीं करते थे, ये पहले सीधे मेरे को गिरफ्तार कर लेते थे, क्योंकि काले गोरों का वहां पर भेद था। तो उस वजह से यानी कालों के साथ उनके साथ अन्याय होता था, तो उनको कोई भी चीजें होती थी उनको अरेस्ट कर लेते थे। फाइनली ए chevron of impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of a new South African flag। अब ये क्या कर रहे हैं कि जो इम्पाला जेट्स है उसका एक समूह है, जो ये इम्पाला जेट्स है, ये सारे इनका ये जो समूह है ना, ये एक साथ क्या करता है, धुआं छोड़ता है। कैसे कैसे छोड़ता है धुआं, काले रंग की, ये रही काले रंग की, ठीक है, देखो मैच करिए ना, रेड, ये रेड कलर की होगी, ग्रीन, ये ग्रीन है, ब्लू, ये ब्लू है, और ये गोल्ड, और ये गोल्ड, ठीक है, ये ब्लैक आई गई। ये एक साथ ऐसी धुआं छोड़ते हैं, और इसी ये धुआं छोड़ते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, ये अफ्रीकन फ्लैग है ये सारा, देखो रेड आ गया, ग्रीन आ गया, गोल्ड आ गया, ब्लैक आ गया, ब्लू आ गया, और ये व्हाइट आ गया, ठीक है। तो ये हो गया साउथ अफ्रीका का फ्लैग है ये जानना है। तो कहने का मतलब है, तो लास्ट में क्या होता है, जो इम्पाला जेट्स है उनका एक समूह होता है, वो दक्षिण अफ्रीका के जो ध्वज है उसके जो काले, लाल, हरे, नीले और सोने, गोल्ड कलर का जो कलर होता है, उस कलर के जो हुआ है, स्मोक है, वो छोड़ते हैं वो, ठीक है, यानी कि अपने देश के झंडे को वो सलाम करते हैं, ओके। और ये फोटो देखो अब इसके अकॉर्डिंग मैच कर रही कि नहीं कर रही, अब इसको देख के आपको यहाँ तक ये चीजें जो इतनी बड़ी बड़ी दे रखी हैं, ये एक बार में समझ में नहीं आती, लेकिन फोटो को देख के आप आराम से स्टोरी समझ जाते हो पूरी पूरी। अब इसको एक बार शॉर्ट में फोटो को देख के ही पढ़ो, इसको देखो, क्योंकि ये बिल्डिंग है यूनियन बिल्डिंग, उसके ऊपर ये सेना खड़ी है पूरी, और इनका ये फ्लैग लगा हुआ है, और इसके साथ ऊपर से क्या जाती है, एकदम से सारी जेट्स जाती है, एक लाइन के अंदर जाती है, और बाद में क्या करती है, ये झंडे में जो कलर होते हैं वैसे ही कलर ये बाहर छोड़ती है, ठीक है। और क्यों छोड़ती है, अपने जो प्रेसिडेंट है उसको सम्मान देने के लिए, और साथ में अपना जो फ्लैग है उसको सम्मान देने के लिए। ये कहानी याद होगी, ठीक है। आगे देखो, the day was symbolized for me that by the playing of over two national anthems and the vision of whites singing Nakosi Sikele Africa and black singing Dice Team, the old anthem of the Republic। यानी कि ये क्या कह रहा है, दैट डे वाज सिम्बलाइज फॉर मी, यानी कि वो दिन मेरे लिए क्या बन गया था, एक प्रतीक के रूप में हो गया था। क्यों हो गया था, क्योंकि वहां एक साथ दो राष्ट्र जो गीत है वो गाए गए थे। जो व्हाइट वाले जो होते हैं वो अफ्रीका का जो राष्ट्र गीत है वो गाते हैं नकोसी सिकेलेले अफ्रीका, और जो ब्लैक वाले जो होते हैं वो गोरे लोगों का गाते हैं राष्ट्र गीत डाई स्टीम। ये देखो यहाँ पर,
ये जो गोरे लोग हैं वो तो अफ्रीका वाला गाते हैं, यानी एक दूसरे का आपस में गाते हैं। और जो ये काले लोग हैं, ये जो है गोरे लोग, उनका जो राष्ट्रगीत है वो गाते हैं, यानी एक दूसरे का गाते हैं, खुद का नहीं गाते हैं। तो इस चीज को ये देखता है ना नेल्सन मंडेला, तो वो उस चीज को याद करता है कि वो दिन मेरे लिए क्या बन गया था, एक प्रतीक के रूप में बन गया था। ठीक है। although that day neither group knew the lyric of the anthem, यानी कि यद्यपि इनमें से कोई भी ग्रुप, यानी कि गोरों वाला और काले वालों का जो ग्रुप है, वो जो राष्ट्रीय गीत गा रहे थे एक दूसरे का, उनके जो वर्ड्स हैं, उनके बारे में जो लिरिक हैं, वो नहीं जानते थे। दे वन डिस्पाइट दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। अब ये कह रहा है कि वो एक दूसरे के जो गीत है वो उनको नहीं जानते थे और ना उनके शब्द जानते, लेकिन जल्दी ही ये दिल से उन गीतों को समझेंगे और उनको याद कर लेंगे और उनको जल्दी से जल्दी पहचान लेंगे। ठीक है। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, जो इनॉग्रेशन का जो दिन होता है, उस दिन की बात है ये। ठीक है। आई वाज और मैं विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, ये क्या कहता है कि मैं इतिहास की इस भावना से अभिभूत था। अभिभूत, ठीक है, इसका मीनिंग होता है अभिभूत, या मैं लिख देता हूँ इसको अभिभूत। ठीक है। इन द फर्स्ट डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, अभी 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट डिकेड है उसके बारे में एक तो ये, और दूसरा यहाँ है जो अंतिम टाइम होता है 20th सेंचुरी का, यानी 20वीं सदी का, एक ये। अब ये दो घटनाएं बताएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीजें एग्जाम में पूछ लेते हैं कि पहली घटना कौन सी बताता है, दूसरी कौन सी बताता है। तो जो 20वीं सदी का जो स्टार्टिंग टाइम होता है 10 साल का, उसके बारे में बताता है कि उस समय उसके साथ क्या होता है, बाद में कौन सी घटना घटती है। ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वॉर, यानी एंग्लो जो बोर युद्ध हुआ वो, और इसके जो जन्म से पहले तो व्हाइट स्किन पीपल थे, यानी गोरे लोग थे, ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका में जो गोरे लोग थे, पेस्ट अप दियर डिफरेंसेस, वो क्या करते हैं, डिफरेंस पैदा करते हैं, इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन, यानी जो डार्क स्किन के लोग कौन से हो गए, काले लोग, ऑफ देयर ऑनलैंड। अब ये क्या कह रहा है, इसको शुद्ध तरीके से समझ लो, सीधा सीधा बताऊं तो, यानी 20वीं सदी का जो पहला दशक होता है, वहां पर जो एंग्लो बोर युद्ध के कुछ साल बाद और उसके जन्म से पहले जो दक्षिण अफ्रीका के जो गोरे लोग हैं, गोरी चमड़ी वाले लोग हैं, वो अपने मतभेदों को सुलझाते हैं और अपने ही देश के जो काले लोग होते हैं उनके खिलाफ रंग भेद वाला शासन तैयार करते हैं। यानी कि गोरे लोग क्या करते हैं, जो एंग्लो बोर युद्ध होता है उसके बाद और उसके जो नेल्सन मंडेला के जन्म की पहले की बात है ये गोरे लोग क्या करते हैं, काले लोगों के साथ रंग क्या था, वो उनके साथ भेदभाव करते हैं। ठीक है। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हारेस्ट मोस्ट इनह्यूमन एंड सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। जो अंग्रेजों जो गोरे लोगों ने जो संरचना बनाई थी वो दुनिया की सबसे कठोर और अमानवीय समाजों में से एक का आधार बनी। ठीक है। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब ये बात कर रहा है लास्ट की जो 20th सेंचुरी, ये 20th सेंचुरी यानी 20वीं सदी है, उसके लास्ट टाइम की बात कर रहा है। जो एंड माई ओन एट डिकेड, यानी ऑन माई एट डिकेड का मतलब हो गया ये खुद एक आदमी के रूप में 80 साल का हो चुका था, क्योंकि ये घटना 1994 की तो थी, तब की तो बता रहा है ये उस समय 80 साल का हो चुका है। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट, अब यहाँ देखो, ओवरटर्न फॉर एवर यानी हमेशा के लिए समाप्त हो चुका था ये। यानी कि ये जो रंग भेद है, जब ये चल रहा था उस समय, तो ये जब 80 साल का हुआ था, ये शपथ ले रहा था, तो उस समय ये सब कुछ खत्म हो गया था। अब ये क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। यानी कि अब ये कह रहा है, अब ऐसे सिस्टम को तैयार किया गया, यानी ऐसे संविधान को बदल दिया गया है जिसमें सभी लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता को जो मान्यता दी गई है, चाहे उनकी त्वचा का रंग कैसा भी हो, उनका कलर कैसा भी हो, वो कोई भी रंग के हो, उनको सबको संविधान में अधिकार दिया गया है। ठीक है, उनकी स्वतंत्रता का अधिकार है, फ्रीडम का, उनके अधिकारों की बात की जाए। ठीक है। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिबल sacrifices of thousands of my people। अब ये बता रहा है, ये जो दिन आया है वो उनके बलिदान के कारण आया है, यानी कि ऐसे लोग हैं जो इनके समाज के लोग थे, इनके जो इनके जैसे ही लोग थे ब्लैक, जिन्होंने अपने खूब बलिदान दिए, इनके बलिदानों की वजह से आज ये दिन आया है जो आज ये प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ले रहे हैं। ठीक है।
पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड एंड रिपेड, यानी जिन लोगों ने जो सफरिंग झेला है, उनकी जो हिम्मत है, उनको कभी भी ना उनको पेड किया जा सकता है, ना तो गिना जा सकता है, और ना ही उनको बदला जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव on so many other days that I was simply the sum of all those African periods who had gone before me। अब ये कह रहा है कि मैं उन दिनों को महसूस करता हूँ, जैसा कि मैंने उन दिनों में महसूस किया था कि जो लोग मेरे से पहले गए थे, यानी अफ्रीका के जो देशभक्त जो लोग थे, जिनकी वजह से आज ये दिन आया, तो जो उनके पहले गए थे उन लोगों का वो योग था जो मेरे से पहले चले गए। That long and noble line ended and now began again with me. I was painted that I was not able to thank them, and that they were not able to see what their sacrifice had wrought। ठीक है। अब wrought का मतलब हो गया achieved। ठीक है। अब ये इतना क्या कहना चाहता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं आपको एक साथ बता देता हूँ। यानी कि दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, यानी कि वो जो लंबी और महान जो श्रृंखला थी वो अब क्या हो गई, समाप्त हो गई। क्योंकि जो पहले जो चल रहा था इनके साथ अत्याचार, वो अब खत्म हो गया है, और अब ये नई जो श्रृंखला है वो मेरे से शुरू हो गई है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। अब मुझे दुख था कि मैं उनको धन्यवाद नहीं दे सका। किनको? दे वर नॉट एबल टू सी, जो ये नहीं दे सकते कि उनके जो सेक्रीफाइस थे आज क्या परिणाम आए हैं, यानी कि उन्होंने आज क्या हासिल किया है, कि उनके जो बलिदान है उनकी वजह से आज जो ये समय आया है, आज ये जो मोमेंट आया है, वो उनके बलिदान की वजह से है। जो बलिदान जिन्होंने दिया था वो ये देख भी नहीं सकते, तो मुझे इस बात का दुख है कि मैं उनको धन्यवाद भी नहीं दे सकता। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। ये कह रहा है कि जो रंग भेद की जो नीति है उसने मेरे देश और मेरे लोगों को एक गहरी और स्थायी चोट पैदा की। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि जो रंग भेद की नीति है उसने मेरे देश को और मेरे लोगों को बहुत ज्यादा चोट दी थी, बहुत गहरी चोट दी थी, स्थायी चोट दी थी, जिसकी वजह से हमें कई वर्ष लगेंगे, कई पीढ़ियां भी लगेंगे इस दर्द से निकलने के लिए। ठीक है। But the decades of oppressions and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambo's, the Walter Sissulus, the Chief Luthulis, the Yusuf Daduz, and ये लास्ट में कौन है, द ब्रम फिशर्स। ठीक है। ये कुछ लोगों के नाम ले रहा है, ये सारे इधर है। ठीक है। अब ये कौन है, ये देखो इसको। ये कह रहा है कि जो यहाँ से, बट द डिकेट्स ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि जो दशकों से जो उत्पीड़न और क्रूरता जो की जा रही है, ठीक है, उसका जो प्रभाव था वो ये था कि इससे जो जो समय के इस समय में जो भी जो महान पुरुष पैदा हुए थे, जो असाधारण पुरुष पैदा हुए थे, वो उनकी बात कर रहा है। और ऐसे पुरुष थे वो पुरुष कौन कौन से थे, उन पुरुषों के नाम है ओलिवर टम्बोज। ऐश लगा हुआ है ना इसके, देखो यहाँ पर एस लगा हुआ है। यानी कि ये एक इंसान का नाम नहीं है, लेकिन यहाँ एक मैन इंसान का नाम ले दिया कि ओलिवर तम्बू जैसे लोग, जैसे लोग, इन सबके साथ वैसे लगाना पड़ेगा, जैसे लोग। वाल्टर सिसुलस जैसे लोग, द चीफ लुथुलिस जैसे लोग, द यूसुफ डाडूज जैसे लोग, द ब्राम फीचर्स जैसे लोग, ऐसे असाधारण लोग पैदा हुए थे। द रोबोट सुबुक्वीज ऑफ आवर टाइम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये नाम भी आ गए इसमें, हाँ ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा है ही। द रोबोट सुबुक्वीज, यानी ऐसे महान लोग पैदा हुए थे इनके समय में, जो कैसे थे, वो असाधारण लोग थे। ये देखो, वाल्टर सिसु जैसे लोग, चीफ लुथुली जैसे लोग, यूसुफ डूडूज जैसे लोग, ब्राम फिशर्स जैसे लोग, और रोबोट सुबुक्वीज ऐसे लोग। ये 6 लोगों के नाम दे रखे हैं, इनको याद कर रखना क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं कि यहाँ पर जो चैप्टर में किन किन के जो सेक्रीफाइस है और किन किन के जो नाम है वो दिए गए हैं। तो इनके जैसे लोगों ने बहुत सारे जो कष्ट है वो झेले हैं, उनकी जो हिम्मत है, उनकी जो सफरिंग है, उनकी वजह से ही आज ये मोमेंट इनकी लाइफ में आया है। ठीक है। आगे बात करते हैं। करेज, विजडम एंड जेन्युइनिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। ठीक है। यानी कि बोला है साहस, बुद्धिमता और उदारता ऐसी है कि इनके जैसे फिर
कभी नहीं जाने जाएंगे। Perhaps शायद it requires such depth of operations to create such heights of character। नहीं, ये कह रहा है एक तरीके से कि ऐसे लोग जो मिलते हैं समाज को, उनको बनाने के लिए उनकी जो दमन की जो आवश्यकता है, यानी जितना लोगों को दबाया जाएगा उतना ही अच्छा इंसान बन के निकलेगा उनमें से। इसका कहने का मतलब यह है कि जिनके साथ अत्याचार होता है, उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन अत्याचार को सहन नहीं करते और वो उनका बराबर से मुकाबला करते हैं और एक अच्छी छवि लेके आते हैं और अपने अपने और अपने साथ अपने लोगों को भी वो उस अत्याचार से जो है वो हटाते हैं। ठीक है। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds। अब ये देखो यहाँ तक, ये देखो इमेज भी दे रखी है, पहले मैं इसको समझाता हूँ यहाँ से, फिर इमेज समझ में आएगी आपके। ये कह रहा है कि जो माई कंट्री इज रिच इज द मिनरल एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सोइल। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं इसको। यानी कि ये कह रहा है कि जो मेरा देश है उसमें खनिजों और रत्नों से वो पूरा समृद्ध है और उसकी मिट्टी के नीचे ये पड़े हुए हैं। यानी कि जो साउथ अफ्रीका की मिट्टी है वो मिनरल से और जेम्स से समृद्ध है। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैंने हमेशा जाना है, क्या जाना है उसने, दैट्स इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। यानी कि इसने जाना है कि जो सबसे बड़ी जो संपत्ति होती है वो उसके लोगों में है, जो फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, जो जो शुद्ध हीरा होता है उससे भी बेहतर और सच्चे होते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि जो मेरा देश है, मेरा जो साउथ अफ्रीका है, उसकी धरती के अंदर मिनरल्स और जेम्स की, जो जेम्स मतलब रत्न, यानी कि खनिजों की और रत्नों की क्या है वो समृद्ध है उससे। ठीक है, लेकिन उनके मुकाबले इसके जो देश के लोग हैं ना, वो मूल्यवान है। कितने मूल्यवान है, जो एक शुद्ध हीरा होता है उससे भी बेहतर मूल्यवान है। ये देखो, आवर पीपल आवर ग्रेटेस्ट वेल्थ। ये देखो हीरे दे रखे हैं, ये लोग हैं, तो इन लोगों को ज्यादा इंपोर्टेंस दे रहा है ये। खनिजों से, जो जेम्स है उनसे और जो डायमंड्स है, डायमंड से भी ज्यादा मूल्यवान बता रहे हैं इनको, अपने लोगों को। ठीक है, क्योंकि लोग अगर है तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। ठीक है, इट इज फ्रॉम, अब यहाँ से शुरू करते हैं। इन्हीं संघर्ष में मैंने जो साहस का जो अर्थ सीखा था, दीज कॉमरेड्स जो साथी थे इनके, जो इन्होंने साहस जो सीखा था, उसका जो मीनिंग था वो साहस सीखना। ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या था, टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। ये क्या कह रहा है कि मैंने बार बार देखा है कि पुरुष और महिलाएं हैं ना, वो एक विचार के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं और जान भी दे देते हैं अपनी। ठीक है, I have seen men stand up attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination। यहाँ से यहाँ तक का देखते हैं। I have seen men stand up to attacks, यानी कि मैंने देखा है कि जो पुरुष जो है, वो जो उनके ऊपर जो हमले किए जाते हैं, उनके ऊपर जो यातनाएं की जाती हैं, टॉर्चर यातनाएं जो की जाती हैं, वो उनको बिना टूटे, विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे, शोइंग ए स्ट्रेंथ, और वो अपनी क्या करते हैं, ऐसी शक्ति दिखाते हैं जो रेजिलेंस दैट डिफाइन द इमेजिनेशन, जो ऐसे मान लो जो कल्पना को भी चुनौती देती है एक तरीके से। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि इसके जो लोग हैं, जो पुरुष हैं, उनकी जो यातनाएं उनको जब दी जाती है, तो वो ऐसे सामने ऐसे खड़े रहते हैं कि उनको कितना भी टॉर्चर कर लो, वो उन टॉर्चर से बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगता कि उनको कोई परेशानी आ रही है, वो उसको आराम से सहन करते हैं, बिल्कुल भी नहीं झुकते उनके सामने। ठीक है, आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रियम्फ ओवर इट। ये क्या कह रहा है, जो साहस है वो डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करना है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कंक्वर दैट फियर। यानी जो बहादुर व्यक्ति है वह ना तो डरता है, और डरता नहीं है बल्कि क्या करता है, वो उस डर को जीत लेता है। यानी कि आप उसको, डर से डर नहीं लगता, उस डर को जीत जाता है वो। ठीक है, ये पिक्चर आपको, ये पूरा जो लाइन है वो आपको समझने में हेल्प करेगी। आगे बात करते हैं। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। तो ये अपनी जो चीजें हैं, अपने जो देश के साथ, इनके जो लोगों के साथ, जो ब्लैक लोग हैं उनके साथ जो गोरे लोग अत्याचार करते थे, जो रंग भेद करते थे, वो चीजें बता रहा है ये सारी की सारी। ठीक है, कि कैसे इसके लोग अत्याचार सहन करते थे, उनको डर भी नहीं लगता था, उनको टॉर्चर किया जाता था जेल के अंदर, लेकिन फिर भी वो झुकते नहीं थे उनके सामने। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ से देखते हैं नो वन से लेकर रिलीजन तक। तो कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को
उसकी जो त्वचा है, कलर ऑफ हिज स्किन, उसकी जो त्वचा है, ऑफ हिज बैकग्राउंड, और उसकी जो बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि है जहाँ से वो आता है, और हिज रिलीजन, और उसका जो धर्म है, उसके आधार पर घृणा पैदा करने के लिए पैदा नहीं होता। कोई भी ऐसे पैदा नहीं होता कि उनसे नफरत की जाए। किसके आधार पर? कलर के आधार पर, उनके बैकग्राउंड के आधार पर, और उसके धर्म के आधार पर। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, दे कैन बी टोट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट्स देन इट्स अपोजिट। अब ये बात है ना, बहुत अच्छी कही गई है और इंपॉर्टेंट लाइन है, तो ये ध्यान रखना, पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो क्या कह रहा है ये, जो लोगों को जो गणना करना सिखाना पड़ता है, अगर वे गणना करना सीख सकते हैं, यानी कि दूसरों से नफरत सीख सकते हैं, तो उनको प्रेम भी सिखाया जा सकता है। और जो प्रेम होता है ना, जो इंसान होता है, उसका जो हार्ट होता है, उससे ज्यादा आसानी से, यानी स्वाभाविक रूप से वो जल्दी आ जाता है नफरत के बजाय। यानी कि अगर लोगों को नफरत सिखाई जाती है, तो वहां उसको प्रेम भी सिखाया जा सकता है। और जो नफरत और प्रेम है, तो उन दोनों में प्रेम जो है ना, वो नेचुरली जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें आता है, बल्कि नफरत नहीं आती। ठीक है। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. ठीक है, यहाँ तक इसको एक साथ देखते हैं। ये कह रहा है कि इवन द ग्रीमिस्ट टाइम्स इन प्रिजन, यानी कि जो जो जेल का जो सबसे भयानक समय था, उस समय में मैं और मेरे साथी जब साथ होते थे, उनको जब टॉर्चर किया जाता था उनकी लिमिट से ऊपर, तब ये देखता था, जो एक गार्ड है उसकी आंखों में क्या देखता था, एक ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन, ठीक है, ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी यानी मानवता की एक चमक देखता था। और वो कितनी देर तक देखता, शायद वो एक सेकंड के लिए ही इसको दिखती थी। बट इट वाज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, और लेकिन ये मेरे लिए आश्वस्त करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए इतना काफी था, क्योंकि मैं उसको देख के ऐसे लगता था कि इंसान को अपन कोशिश करेंगे तो इनको अपन बदल सकते हैं। हमारे से नफरत करने के लिए इनको बदल सकते हैं, कि ये हमारे से नफरत नहीं करेंगे। तो इसको एक सेकंड के लिए एक गार्ड की आंखों में ऐसे लगता था कि इनके लिए इनके आदर है थोड़ा बहुत। ठीक है। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। यानी कि जो मनुष्य है उसकी जो अच्छाई है वो क्या है, एक फ्लेम है, यानी एक लो है जिसको छुपाया तो जा सकता है, लेकिन उसको कभी बुझाया नहीं जा सकता। इसकी जो इंसान की जो अच्छाई होती है ना, उसको छुपा सकते हैं, लेकिन उसको हमेशा के लिए बुझा नहीं सकते। ये ऐसा बात बोल रहा है। ठीक है। इन लाइफ एवरी मैन हैज twin obligations, obligations to his family or to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country। अब ये दो तरीके बता रहा है कि जो इंसान होता है उसके जीवन में दो दोहरे जो दायित्व है, दोहरी जो जिम्मेदारी है वो होती है। दो प्रकार की जिम्मेदारी बता रहा है ये। पहली जिम्मेदारी उसके परिवार के लिए, उसके माता पिता के लिए, उसकी पत्नी के लिए और उसके बच्चों के लिए। इंसान की जिंदगी में दो जिम्मेदारियां होती है। पहली जिम्मेदारी बता रहा है ये अपने जो फैमिली है उसके लिए, जिसमें उसके माता पिता है, उसकी पत्नी और उसके बच्चे हैं। ठीक है। और जो दूसरी जिम्मेदारी जो बता रहा है वो किसके बता रहा है, जो अपने जो लोग हैं, यानी इनके जैसे जो लोग हैं, ब्लैक लोग, जैसे काले लोगों की बात करें तो काले लोगों के लिए, इनके परिवार के अलावा जो लोग हैं उनके लिए, इनके जो कम्युनिटी है, उनका जो देश है उसके लिए। तो ये दो जिम्मेदारियां बता रहा है लोगों के लिए, इंसान के लिए। क्योंकि एक प्रत्येक जो आदमी होता है उसके जीवन में दो जिम्मेदारियां होती है, अपने परिवार के लिए पहली, माता पिता के लिए, पत्नी के लिए और बच्चों के लिए, और दूसरी उसके लोगों के लिए, उसके समुदाय के लिए और देश के प्रति उसका जो दायित्व होता है। इन ए सिविल एंड ह्यूमन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities। अभी कह रहा है कि एक जो सभ्य और मानवतावादी समाज है उसमें हर व्यक्ति अपनी रुचियों के अनुसार और क्षमताओं के अनुसार उन दायित्वों को पूरा कर पाता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन जो साउथ अफ्रीका जैसी जो देश है उनमें इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन, यानी कि जो आदमी है उसके लिए लगभग इम्पॉसिबल है। माई बर्थ एंड कलर टू फिलफिल बोथ ऑफ दोज ओब्लिगेशंस, यानी कि ये कह रहा है, इसको पूरा ही समझ लो यहाँ से, बट से लेकर यहाँ तक। अब इसको मैं पूरा बताता हूँ कि जो साउथ अफ्रीका जैसे देश है उनमें जो ये चीजें दोनों दायित्व होते हैं वो पूरे करने लगभग इम्पॉसिबल, यानी असंभव है एक साथ करना, क्योंकि यहाँ रंग भेद होता है। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। लेकिन जो साउथ अफ्रीका है उसमें क्या होता है कि जो रंग के आधार पर जो व्यक्ति है वो एक ईमानदार इंसान की तरह जीने की कोशिश करता है, लेकिन उसको क्या किया जाता है, दंडित किया जाता है और अलग थलग कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइड टू fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home
and was forced to live a life part a twilight existence of secrecy and rebellion। अब यहाँ से यहाँ तक इसको देखते हैं एक साथ। ये क्या कह रहा है कि जो साउथ अफ्रीका है ना, जो दक्षिण अफ्रीका में जो भी व्यक्ति है, जो लोग हैं, जो आदमी है, वो अपने लोगों के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करने की कोशिश करता था, लेकिन उसको उसके परिवार और उसके घर से अलग कर दिया जाता था और उसे अलग जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता था, जो एक तरीके से क्या होता था, गुप्त और अंधकार में होता था, विद्रोही स्वरूप होता था। ठीक है। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू पैलेस माई पीपल अबव माई फैमिली, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई obligations एज ए सन, ए ब्रदर, ए फादर एंड ए हस्बैंड। अब ये कह रहा है कि शुरुआत में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं रखा, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने की कोशिश की और मैंने पाया कि मुझे एक बेटे, भाई और पिता के और पति के रूप में अपने दायित्व को पूरा करने से रोक दिया जाता था। यानी कि ये कह रहा है कि शुरू में जो उसके जो अपने लोग हैं, वो उसको अपने परिवार से ऊपर नहीं रखते थे। फिर इसने क्या किया, जो लोगों की जो सेवा करने के लिए कोशिश करता था, तो इसने देखा कि उसके जो बेटे हैं, भाई है, पिता है और ये पति के रूप में इसके जो दायित्व है उसको पूरा करने में इसको प्रॉब्लम होती थी। यानी इसको रोक दिया, इसके घर वाले इसको रोक देते थे, ऐसे मानो इसको। आई वॉज नॉट बोर्न विद ए हंगर टू बी फ्री। ये कह रहा है कि मैं स्वतंत्र होने की भूख लेकर पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बोर्न, मैं पैदा हुआ था फ्री, यानी मैं फ्री पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नोट, मैं फ्री पैदा हुआ था हर उस तरीके से जो स्वतंत्र है जिसकी मैं कल्पना कर सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट ran थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट meals under the stars and ride the board backs of slow moving bulls। यहाँ तक देखते हैं इसको एक साथ। ये कह रहा है कि जो उसकी माँ है, उसकी जो झोपड़ी है, उसकी माँ की झोपड़ी के पास खेतों में वो दौड़ने के लिए स्वतंत्र तो हुआ है। तो खेत है, यानी उनकी जो माँ की जो झोपड़ी है उसके पास खेत है, वहां दौड़ने के लिए पैदा हुआ है। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, और जो हवा है उसमें जो साफ धारा है उसमें तैरने के लिए पैदा हुआ है। रन थ्रू माई विलेज, और गांव के बीच से भागने के लिए, यानी कि ऐसे गांव के बीच में से दौड़ लगाते हैं ना, वैसे। फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स, और ये कह रहा है कि जो तारे हैं उनके नीचे जो माली जो बुनने के लिए होते हैं ना, जो स्वतंत्र होते हैं उस वजह से, जो स्टार्स एंड राइड द बोर्ड बैक टू स्लो मूविंग बुल्स, और जो धीमी गति से चलने वाले बड़े बैल होते हैं उनकी पीठ पर सवारी करने के लिए ये क्या हुआ है, स्वतंत्र हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, ये इतना इतना एक साथ बता देता हूँ। ये कह रहा है कि मैं स्वतंत्र होने की भूख लेकर पैदा नहीं हुआ था, मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था हर उस तरीके से स्वतंत्र जिसकी मैं कल्पना कर सकता था। अपनी माँ की झोपड़ी के पास खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र, अपने गांव से बहने वाली साफ धारा में तैरने के लिए स्वतंत्र, तारों के नीचे माली बुनने के लिए स्वतंत्र, और धीमी गति से चलने वाले जो बड़े बैल हैं उनकी पीठ पर सवारी करने के लिए मैं स्वतंत्र। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड एबिडेड बाई द कस्टम्स टू माई ट्राइब, I was not troubled by the law of man's man or God। अब ये कह रहा है, जब तक मैंने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया और अपने जो समाज के जो लोग हैं, जो उनके जो रीति रिवाज है उनका मैंने सम्मान किया, मुझे जो मनुष्य है और जो ईश्वर है उनके कानून से कोई परेशानी नहीं हुई। यानी कि ये कह रहा है, सीधे सीधी बात है, समझ लो। जब तक इसने अपने जो समाज है उसके जो नियम कानून है उसको फॉलो किया, और जो इनके जो रीति रिवाज हैं, उनके जो अपने पिता है उसकी आज्ञा का पालन, इसके पिता इसको रोकते टोकते थे कि भाई काले लोगों का कानून अलग तरीके से है, गोरे लोगों का कानून अलग तरीके से है। ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जब तक मैं इन चीजों को मानता रहा ना, तब तक मेरे पास कोई शिकायत नहीं है, ना मुझे कोई परेशानी हुई। ठीक है। अब आगे बता रहा है आगे। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन। ये बोला, जब मैंने शुरू किया तो मेरी बाल्यावस्था की जो स्वतंत्रता थी वो एक भ्रम थी। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज ए यंग मैन, जब मैं जो जवान हुआ तो मैंने पाया दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, और मेरी जो स्वतंत्रता है वो मेरे से पहले ही छीनी जा चुकी है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, इसलिए मुझे उसकी लालसा हुई। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, जब मैं विद्यार्थी था, आई वांटेड फ्रीडम ओनली द माई सेल्फ, ओनली फॉर माई सेल्फ। जब मैं विद्यार्थी था तो मुझे स्वतंत्रता अपने लिए चाहती, मुझे खुद के लिए चाहिए थी। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, यानी कि जो नाइट में है ना, बाहर जाने के लिए, पढ़ने के लिए। एंड वोट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज, और मैं जब जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकूँ, ऐसी स्वतंत्रता। लेटर, बाद में, एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, बोल रहा है कि बाद में जोहान्सबर्ग में जो मैं एक युवा के रूप में जब मैं बड़ा हुआ, आई yearned फॉर द बेसिक ऑफ ऑनरेबल फ्रीडम्स of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a law
लाइफ, लॉफुल लाइफ। ठीक है, ट्रांसफर में जब ये रहता था तो उसने क्या किया कि मुझे सम्मानजनक जो जीवन है वो मिले, और अपनी जो क्षमता है उसको हासिल करने, अपना जीवन चलाने, शादी करने और परिवार बनाने की जो एक है लॉफुल लाइफ, यानी कि एक वैध जीवन में बाधा न आने की स्वतंत्रता, उसकी बात करी इसने। बट वेन आई स्लोली सो दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। अभी कह रहा है कि लेकिन जब मैं धीरे धीरे देखा कि मैं खुद ही नहीं बल्कि मेरे जो भाई बहन है वो भी स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, फ्री नहीं है, वो भी स्वतंत्र नहीं है। आई सा, मैंने देखा दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज curtailed but the freedom of everyone who looked like I did। ऐसा मैंने देखा दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, मैंने देखा कि यह केवल मेरी स्वतंत्रता ही नहीं थी, दैट वाज कर्टल जो कम कर दी गई थी, बट बल्कि द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, बल्कि उन सभी की स्वतंत्रता थी जो मुझ जैसे दिखती थी। दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये क्या बोल रहा है, यही वह समय था जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में मैं शामिल हुआ। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। अब ये बोल रहा है कि जब ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो उसकी जो पार्टी है उसको ज्वाइन करता है, और उस समय इसकी जो लालसा थी स्वतंत्रता के प्रति वो और ज्यादा बढ़ गई उसकी लालसा। ये देखो, एएनसी, ये एएनसी ज्वाइन कर लेते हैं बाद में जवानी के टाइम पे। जब एएनसी ज्वाइन करते हैं तो इनको जो स्वतंत्रता चाहिए होती थी गोरे लोगों से, ब्लैक लोगों के प्रति, वो एएनसी ज्वाइन करने के बाद इसकी जो लालसा है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, of my people. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transferred a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk। ये इतना इतना मैं आपको एक साथ समझाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। कह रहा है कि मेरे लोगों की जो गरिमा है, जो आत्मसम्मान है, उसके जो जीवन है, टू लिव देयर लिव्स, उनका जो जीवन है विद डिग्निटी, सम्मान पूर्वक, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, और आत्मसम्मान से। यानी कह रहा है कि जो मेरे लोगों को गरिमा और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने की स्वतंत्रता की यही इच्छा थी जिससे मेरे जीवन को प्रेरित किया, जिसने एक डरे हुए युवक को साहसी बना दिया। क्योंकि ये कह रहा है कि जो उसके जो लोग थे उनकी जो गरिमा थी, उनके जो आत्मसम्मान के साथ उनको जो जीवन जीने का जो इच्छा थी, उनकी जो इच्छा थी, उसने उसको प्रेरित किया कि जो ये पहले डरा हुआ था और इसको फिर ये क्या हुआ, साहसी बन गया, जो इसको साहसी बना दिया बाद में। ठीक है, दैट ड्रो ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल। अब ये कह रहा है जिसने एक कानून का पालन करने वाले वकील को अपराधी बना दिया, दैट turned a family loving husband into a man without a home, और जो एक परिवार प्रेमी पति को बेघर बना दिया, यानी कि जो इसका जिसका परिवार होता है ना, ए फैमिली लविंग मैन, यानी कि ऐसा हस्बैंड जो अपने परिवार से प्रेम करता है उसको बेघर बना दिया। दैट फोर्स ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मंक, और उसका जो जीवन है वो कैसा बना दिया, एक संत की तरह उसने जीवन जीने को मजबूर कर दिया उसको। ठीक है, आई एम नो मोर वर्चियस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free। यहाँ तक देखते हैं इसको, आई एम नो से वर नॉट फ्री तक देखते हैं इसको एक साथ में। मेरे अगल बगल के जो व्यक्ति है उससे अधिक सदाचारी और आत्मत्यागी नहीं हूं मैं, लेकिन बट आई फाउंड, मैंने पाया कि आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर, मैंने पाया कि मैं उन गरीब और अनलिमिटेड फ्रीडम, जो सीमित जो स्वतंत्रता उनको दे रखी थी, उनका भी आनंद नहीं ले पा रहा था। ठीक है, वेन आई न्यू, जब मैंने जाना, माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मैंने जाना कि मेरे लोग स्वतंत्र है ही नहीं। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, द चेंज on any one of my people were the chains on all of them, the chains on all my people were the chains on me। अब ये कह रहा है स्वतंत्रता इनको जो दे रखी है वो अविभाज्य है, जो मेरे किसी भी व्यक्ति पर लगी जंजीर सभी पर लगी जंजीर थी। यानी कि ये बोल रहा है जो स्वतंत्रता इनको जो दी गई थी, जो उसके साथ जो जंजीर लगी हुई है उसके साथ साथ उसके लोगों के ऊपर भी लगी हुई है। द चैन हैज ऑल माई पीपल वर द चैन्स ऑन मी, यानी मेरे सभी लोगों पर लगी जंजीरें मुझ पर लगी जंजीरें थी। यानी इसके ऊपर जो लगी ये जंजीरें इनके ऊपर लगी हुई थी ना सारी, तो ये इसको ऐसा लगता था कि इनकी जो स्वतंत्रता छीनी गई है वो इसकी भी छीनी जा रही है।
तो ये फिर क्या करता है, इनको देख के इसके अंदर साहस आता है, और फिर ये पहले लीडर होता है, फिर ये बाद में साहसी बन जाता है, और ये वकील होता है तो बाद में क्या करता है, अपराधी बन जाता है। अपराधी बनने के लिए मजबूर कर देते हैं इसको ये परिस्थिति, और जो घर है इसका ये छूट जाता है, तो एक घर से बाहर भी हो जाता है, और एक मतलब संत की तरह इसको जीवन जीना पड़ता है। ठीक है। आई न्यू दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेट्स जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड। अब ये कह रहा है कि मैं जानता था कि उत्पीड़न को भी मुक्त करना उतना ही आवश्यक है जितना कि उत्पीड़ित को मुक्त करना। यानी कि जो इनके ऊपर अत्याचार करते हैं, और अत्याचार जो सहन करने वाले होते हैं, उन अत्याचार सहन करने वालों को तो फ्री करना ही है, लेकिन जो अत्याचार करते हैं उनकी जो मानसिकता है, उसको उससे भी फ्री करना है। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He has a log behind the veils of prejudice and narrow mindedness। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं। ये कहता है जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनता है, वह किसकी वजह से छीनता है? वो पूर्वाग्रह है, जो उसके जो संकुचित विचार है। कोई इंसान दूसरे के साथ अगर अत्याचार करता है तो वो अपने पूर्वाग्रह से संकुचित है, वो भी एक दबिश का कैदी है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इन माई आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। अब ये क्या कह रहा है कि मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं हूँ अगर मैं किसी दूसरे की स्वतंत्रता छीन रहा हूँ, जैसे कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाती है। लास्ट लाइन देखते हैं, द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर्स अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ठीक है। जो ओप्रेस्ड होते हैं, जो उत्पीड़ित होते हैं, और जो ओप्रेसर होते हैं, जो उत्पीड़क होते हैं, यानी कि जो अत्याचार करने वाले और अत्याचार सहन करने वाले, दोनों ही अपनी जो मानवता है उससे वंचित हो जाते हैं, रोब्ड, वंचित हो जाते हैं देयर ह्यूमैनिटी, यानी मानवता से। यानी कि ये कह रहा है कि जो अत्याचार करते हैं और दूसरे जो अत्याचार सहन करते हैं, तो मेरे लिए दोनों ही एक जैसे हैं, क्योंकि जो अत्याचार करने वाला होता है उसका भी दिमाग में जो नफरत है, उसका जो द्वेष है वो भरा हुआ है, वो उसकी वजह से वो कैद है, उसका जो पूर्वाग्रह है वो उससे वंचित है। और जो अत्याचार सहन करता है वो तो वैसे ही है, सीधा सीधा। तो ये दोनों ही क्या है, जो मानवता है उससे वंचित हो जाते हैं। और ये बात होती है इनकी, जब जब ये नेल्सन मंडेला जो है चुनाव जीतते हैं, तो उनको जो खुशी मना रहे होते हैं सारे के सारे लास्ट में एक साथ इनके भाषण के बाद में। ठीक है। तो अब आज के दिन के साथ इनके जो ब्लैक एंड जो व्हाइट वाला जो रूल चल रहा था वो खत्म हो जाता है, क्योंकि अब ये इंसानों के साथ इंसान की तरह ही बिहेव करेंगे, काले गोरों में कोई फर्क नहीं करेंगे। तो ये है आज का टॉपिक अपना। अगर आपको अच्छा लगा तो आप क्या करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो जैसा भी आपको वीडियो लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, थैंक यू।